अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रहमाना। आजकल ARY पे एक शो चल रहा है तमाशा के नाम से। इस शो का फॉर्मेट अगर आप देखें तो ये रेप्लिका है नेदरलैंड्स के बिग ब्रदर और इंडिया के बिग बॉस का। The freaking bathroom, and he did not wash his nasty hands. And it's disgusting. I said it. I said it. You can't act on it. You got a small penis. Family. चिल्ला रहे तुम्हारा ये भाई ना मेरे पास, आप अपना काम करें, समझ आइए? मुझे पता है मैं कर दूंगा उसको। वो मुझे बोल रहे हैं। मैं करूंगा। ऐसे शोज़ किस लिए क्रिएट किए जाते हैं? मुझे एक मूवी याद आती है 1998 में बनी जिसमें जिम कैरी ने मेन रोल प्ले किया, द ट्रूमैन शो। उस मूवी में अगर आप देखें तो जिम कैरी का जो कैरेक्टर है वो बचपन से लेके जवानी तक एक कांस्टेंट सर्वेलेंस और निगरानी की ज़िंदगी जी रहा होता है और उसको पता भी नहीं होता कि उसकी पूरी ज़िंदगी इस वक्त एक टेलीविज़न पे बैठा हुआ कंज्यूम कर रहा है। और मूवी के एंड पे जिम कैरी को ये पता लगता है कि उसकी सारी ज़िंदगी एक झूठ और फरेब थी और उसका गॉड या उसका ऑमनी प्रेजेंट कैरेक्टर था वो तो शो का डायरेक्टर था। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही बिग बॉस, बिग ब्रदर और तमाशा में एक ऑमनी प्रेजेंट कैरेक्टर है जिसका वो घर है, उसी ही के कैमराज हैं और वो पूरे तरीके से निगरानी कर रहा है उस घर की। उस शो के कंटेस्टेंट्स की अगर बात की जाए तो उनकी डेली रूटीन का कंटेंट स्क्रिप्ट से कभी भी बाहर नहीं निकलता, यानी सनसनी खेज़ कंटेंट क्रिएट किया जाता है जिसमें ड्रामा, चीखना, चिल्लाना। जो भी कैरेक्टर जिस एपिसोड में सबसे ज़्यादा चीखेगा, जिस एपिसोड में सबसे ज़्यादा ड्रामा होगा, लड़ाई होगी, एक एग्रेसिव बिहेवियर देखने को मिलेगा, उसकी TRP सबसे ऊपर जाएगी। यही फॉर्मेट हमने बिग ब्रदर में भी देखा, बिग बॉस जो कि इंडिया का शो है उसमें भी सेम पैटर्न देखा और अब पाकिस्तान में भी उसी फॉर्मेट को इस्तेमाल करके लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। ट्रूमैन शो में तो मेन कैरेक्टर को पता ही नहीं था कि उस पर सर्वेलेंस हो रही है, लेकिन इन शोज़ के फॉर्मेट्स अगर आप देखें तो कंटेस्टेंट्स बड़ी खुशी से इनमें पार्टिसिपेट करते हैं, उसी सर्वेलेंस को दिलो जान से एक्सेप्ट करते हैं और बड़े खुश होते हैं। क्योंकि जब वो वहाँ से निकलेंगे तो उनको एक रिवॉर्ड मिलेगा। वो रिवॉर्ड उस शो का बिग ब्रदर उनको देगा और वो रिवॉर्ड होगा क्या? एक ट्रॉफ़ी, एक कैश इनाम, कोई रकम दे दी जाएगी और पूरी दुनिया, क्योंकि मैसेज TV पे ये शो देखते हैं, आम आवाम ये शो देख रही है और उनकी इन हरकतों से, ये बात के गुस्से से, बात के चीखने चिल्लाने से, लड़ाइयाँ करने से, और जितना एग्रेसिव ज़्यादा होगा कोई कंटेस्टेंट उतनी ही ज़्यादा व्यूअरशिप होगी उस कंटेस्टेंट की। तो ये क्या शो करता है कि आप आम आवाम तक ये बिहेवियर पहुंचाना चाहते हैं कि कंट्रोल होना कोई बड़ी बात नहीं है। पाकिस्तान की अगर बात की जाए, यहाँ पर तो कई सारे डिक्टेटर्स ने रूल किया है और हम पर तो कई सारे डिक्टेटर्स आए दिन सर्वेलेंस करते हैं। तो ऐसे शोज़ उसी कंट्रोल को नॉर्मलाइज कर देते हैं हमारे लिए। इन शोज़ में ना तो कोई ऑथेंटिसिटी होती है, ना कोई क्रिएटिव कंटेंट, सिर्फ ड्रामा और सेंसेशनलिज्म के नाम पे व्यूअरशिप ली जाती है और साथ ही साथ कोई इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी नहीं होती है ऐसे शोज़ में। सवाल ये उठता है कि एक शो देखने से किसी का बिहेवियर कैसे मैनिपुलेट हो सकता है? जब आप रोज़ रात के 10 बजे एक शो देखते हैं, वो आपको एक डोपामीन देता है क्योंकि सनसनीखेज कंटेंट है, एक्साइटमेंट ट्रिगर होती है। ये तो ह्यूमन बिहेवियर है कि किसी के घर में झांकना हमें ज़्यादा अच्छा लगता है। दूसरों की ज़िंदगियों को तमाशाई बन के देखना, उससे डोपामीन मिलती है। डोपामीन वो हार्मोन है जो कि खुशी देता है आपकी बॉडी को और दिमाग को। तो वो डोपामीन लेने के लिए आप रात को रोज़ 10 बजे बैठेंगे और सिर्फ आप नहीं, आपके साथ आपके बच्चे, बड़े बूढ़े, हर कोई बैठेगा। ये कोई अनकॉमन बात नहीं है कि हमारे यहाँ ज़रा सी बात पर लोग एग्रेसिव होकर ऊंचा चीखने लग जाते हैं। और बिग बॉस और इस तरह के शोज़ देखने के बाद आम आवाम को ये लगता है कि किसी पे चीखने चिल्लाने से और लड़ाई करने से आपकी बात ज़्यादा सुनी जाती है, आपको रिवॉर्ड मिलता है क्योंकि आप उस शो को एक TRP ला के दे रहे हैं। तो मतलब एक कॉमन सेंस डेवलप होती है एक इंसान के दिमाग में कि एग्रेसिव बिहेवियर कैन प्रोवाइड यू वट एवर यू वांट। बिल्कुल वैसे ही जैसे कंटेस्टेंट्स बेतुकी बात पर एक बेतुका हंगामा क्रिएट करते हैं। और ये तो इस शो के टाइटल से ही पता लग जाना चाहिए कि इस शो का और कोई मकसद नहीं है सिवाय ड्रामा और तमाशा क्रिएट करने के, और वो तमाशा हमारी मैसेज को बड़ा पसंद आता है। रोड पर अगर किसी की लड़ाई हो जाए तो इतने लोग उस लड़ाई को ख़त्म करने वाले नहीं होते जितने तमाशाई वहाँ पर खड़े होते हैं।
دس از کامن ہیومن بیہیویئر کہ ہمیں دوسروں کی لڑائی دیکھنے میں زیادہ مزہ آتا ہے. اور پھر اگر میں بات کروں سرویلنس کی تو مشیل فوکو نے 18 سینچری میں پیناپٹیکون پہ اپنی تھیری دی اور اس نے کہا کہ ہماری سوسائٹی میں بھی ایسے ہی ایک ٹاور گارڈ بیٹھا ہوا ہے جو کہ ہر وقت دیکھ رہا ہے, سرویلنس کر رہا ہے, نگرانی کر رہا ہے تاکہ ہمارے بیہیویئر اور ہمارے رویے کو ڈسپلن کر سکے, ہمارے لیے ایک ایسی ریالٹی کریٹ کرے, ایسی حقیقت کریٹ کرے جو وہ چاہتا ہے. اور اس طرح کے شوز اسی سرویلنس کے فارمیٹ کو فالو کرتے ہیں. نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جن لوگوں کو بھی اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں وہ اوتھینٹک نہیں ہیں, وہ اپنی اصل انڈیویجول کیپیسٹی میں نہیں ہیں, بلکہ وہ ہر وقت ایک کیمرہ کانشیس آبجیکٹ کی طرح ریئیکٹ کر رہے ہیں. انہیں پتہ ہے کہ ایک سرٹن اسکرپٹ ہے اور اس اسکرپٹ سے اگر میں باہر جاتا ہوں تو میری ویورشپ کم ہو جائے گی, جس کو یہ کہتے ہیں کہ جی ووٹنگ کریں. اس ووٹنگ کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ وہ اسکرپٹڈ ہوتی ہے. اگریسو بیہیویئر, سرویلنس, کنٹرول, انڈیویجویلٹی کو پورے طریقے سے ختم کر کے ساتھ ہی ساتھ فیشزم, اس طرح کے ایلیمنٹس کو استعمال کر کے تو یہ شوز بنتے ہیں. اور ہماری عوام اس کو چائے کی چسکیوں کے ساتھ بس روز رات 10 بجے دیکھ کے سو جاتی ہے, یہ سوچتے ہوئے کہ یہ تو بس ایک انٹرٹینمنٹ کا فارمیٹ تھا, ہم نے بس انٹرٹین ہوا اور چلے گئے, جبکہ روز ایک ڈرگ کی طرح اس کی اگلی ایپیسوڈ دیکھنے کا انتظار رہتا ہے. اور جب ان کی ایپیسوڈز کی اگر بات کریں تو وہ ایپیسوڈز بھی آپ کو ایڈٹ کر کے دکھائی جاتی ہیں. ان میں سے اس 24 گھنٹے کی فوٹیج میں سے وہی مومنٹس اٹھائے جاتے ہیں جن سے پروڈیوسر یا ڈائریکٹر کو پتہ ہے, بگ بردر کو پتہ ہے کہ اس کو سب سے زیادہ TRP ملے گی. میں ان فارمیٹس کو فیشزم سے کیسے کنیکٹ کرتی ہوں, کیونکہ یہاں پر ایک اتھارٹیرین فگر ہے. بگ باس میں آپ دیکھیں تو بگ باس وہ اتھارٹیرین فگر ہے, بگ بردر میں بگ بردر وہ فگر ہے, اور یہاں پاکستان کے تماشا شو میں بھی عدنان صدیقی وہ رول پلے کر رہے ہیں. ان کی آواز استعمال کی جاتی ہے اس اومنی پریزنٹ کیریکٹر کو دکھانے کے لیے جو ہر وقت ان سب کو دیکھ رہا ہے, جو فیصلہ کرے گا کہ کون کیسا ایکٹ کر رہا ہے, کیسا نہیں کر رہا, جو ریالٹی کو شفٹ کر کے دنیا تک پہنچائے گا. اور اس ریالٹی کو ویورز انٹرٹینمنٹ کے نام پر کنزیوم کرتے رہتے ہیں. کنٹرول از اے نارمل تھنگ. آپ کی انڈیویجویلٹی نہ ہونا, ایک اسکرپٹڈ زندگی جینا, یہ تو ایک نارمل چیز ہے, جس کی وجہ سے میں نے سیلف ورسز گروپ آئیڈینٹی پر ایک ویڈیو بنائی جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے یوٹیوب چینل پر. اس ویڈیو کو میں کنکلوڈ کروں گی جارج آرویل کے ایک کوٹ پر جو انہوں نے اپنی 1984 ایک ناول بگ بردر از واچنگ یو میں لکھا, جس کا کانٹیکسٹ امید تھا, اس دور کی امید جب انسان کی تھاٹس آزاد ہوں گی, اس کے خیالات آزاد ہوں گے. And he says, to the future, to the past, to a time when thought is free, when men are different from one another, from the age of uniformity, from the age of big brother, from the age of doublethink. Greetings. اور اسی امید سے میں بھی اس ویڈیو کا اختتام کرتی ہوں کہ کاش وہ دن ہم بھی دیکھیں جب انسانوں کے خیالات آزاد ہوں. اس دور سے جس میں اتنی سرویلنس اور نگرانی ہے, ایک ایسا دور دیکھنے کو ملے جہاں پر انڈیویجویلٹی, کانشیسنس اور فری تھنکنگ زندہ رہ سکے. شکریہ.